नोमेनक्लेचर के रूल्स देख रहे थे आप? नहीं, नोमेनक्लेचर सिस्टम आया और कौन कौन से सिस्टम आए उसकी बातें कर रहे थे। हमने कहा कि सबसे पहला जो सिस्टम आया था नोमेनक्लेचर का, इट वाज पॉलिनोमियल सिस्टम। पॉलिनोमियल सिस्टम का मतलब क्या था? बहुनाम पद्धति, कि किसी सजीव का नाम, किसी लिविंग का नाम बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना, जिसमें हर एक वर्ड किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक नाम लिखा था कैरियोफिलम का। कैरियोफिलम का नाम क्या लिखा आपने? कैरियोफिलम सेक्सिटलिस, पॉलिस, ग्रामिनिस, अम्बेलिटिस, कोरिम्बिस। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर जो अभी जैसे ग्रामिनिस लिखा है, ये ग्रामिनिस किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रामिनी फैमिली, है ना, जिसमें से गेहूं बिलोंग करते हैं, ग्रामिनी से, राइट। बिल्कुल ऐसे ही अम्बेलिटिस, ये इन्फ्लोरेंसेस से रिलेटेड है, अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेंस, है ना। और अम्बेल में भी कोरिम्ब, कोरिम्ब ऑफ कोरिम्ब, इस तरह के इन्फ्लोरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है एक ही नाम में। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे नाम को याद रखना मुश्किल होता है। इतना लंबा नाम जो है वो याद नहीं रखा जा सकता। हमने यहाँ पे जैसे लिखा अय्यर का नाम है धमाल, धमाल मूवी में, तो ये बहुत बड़ा नाम है। इतना नाम याद रखना आसान होगा क्या? सोचो आप सबके नाम भी ऐसे बहुत सारे नाम से मिलकर बने होते तो कैसा होता। हालांकि आजकल तो नाम बड़े शॉर्ट में कर दिए जाते हैं, है ना। कैसे कैसे नाम आ गए, आवा, राहा, पूजा को पू कर दिया, है ना। जीजा जी को जीजू कर दिया, जीजी और जीजू। इन फ्यूचर शायद ये शुरुआत वाला जी भी हटा दिया जाएगा, देन बच जाएगा जू, है ना। फिर जैसे गांव में कोई बोल रहा होगा तो ऊपर की तरफ मात्रा लगा देंगे, जू, है कि नहीं। शॉर्ट फॉर्म होता जा रहा है। पूजा को पू किस में बोला? केतरी जी में। केतरी जी में करीना कपूर का नाम पूजा ही तो है। वहां पे बोलती भी है मुझे पू बोला करो। अपने यहाँ पू किसको बोलते हैं? कभी जैसे रात को ठंडा खाना खा लिया हो तो दूसरे दिन सुबह सुबह जो शंखनाद होता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? पू। ऐसे नाम। इस नाम में इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, इस सिस्टम में इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या ये है कि इसे याद रखना कैसा होता है? मुश्किल। इस वजह से इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को कर दिया गया था फेल। यहीं तक हुआ था डिस्कशन हमारा लास्ट। अब हम देखते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी लिविंग का नाम 3 वर्ड से मिलकर बना हो। कितने वर्ड से? 3। जिसमें से फर्स्ट नाम उसके जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड नाम स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा, और थर्ड वर्ड जो है वो सब स्पेसिफिक नेम या फिर नेम ऑफ वेराइटी को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हिंदी में आप जैसे देखें इसको तो आप क्या कहोगे? जेनेरिक नेम का मतलब होता है जीनस का नाम, द नेम ऑफ जीनस। जीनस मतलब वंश कह देते हैं, प्रजाति कह देते हैं, तो प्रजाति का नाम। फिर आ जाता है स्पीसीज, नेम ऑफ द स्पीसीज। तो स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट में हम क्या लिखते हैं? द नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज लिख देते हैं। अच्छा लिखा हुआ नीचे, यस और नो। और जो थर्ड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब स्पेसिफिक नेम को, जिसे आप नेम ऑफ वेराइटी भी कहते हैं, है ना, नेम ऑफ सब स्पीसीज भी कहते हैं। उपजाति, वंश, जाति और फिर उपजाति, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, इस तरह से होना चाहिए। तो यहां पर कुछ नाम जैसे दिए गए हैं, मान लीजिए जैसे कॉलीफ्लावर आप सुनते हैं, गोभी, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? फूल गोभी। कॉलीफ्लावर किसका साइंटिफिक किसका नाम है वैसे? कॉलीफ्लावर किसको कहते हैं? तो फूल गोभी को कहते हैं। फूल गोभी का साइंटिफिक नेम क्या लिखता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी क्या है इसकी? बोट्राइटिस। वैरायटी क्या है? बोट्राइटिस।
ऐसे ही पत्ता गोभी, जो कैबेज होती है पत्ता गोभी, वहां पर क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया, इसकी वैरायटी क्या है, कैपिटेटा। और जो गांठ गोभी है, जिसे आप जंगली गोभी कह रहे हैं, है ना, नॉल खॉल, वो क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया कोलोरापा। तो कोलोरापा, बोट्राइटिस और कैपिटेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये है सब स्पीसीज के नाम या फिर नेम ऑफ वेराइटी। ट्राइनोमियल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तब इंप्लीमेंट किया जाता है जब आप नाम दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, है ना, जहां पर डिफरेंसेस बहुत कम है, जहां तक स्पीसीज सेम है। जब आप देखो कि स्पीसीज अलग अलग है, वहां पर वेरिएशन है, वेराइटी मौजूद है, तब हमें ऐसे सिस्टम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे 3 वर्ड से मिलकर बनाए गए नाम की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जहां पर स्पीसीज तक का नाम भी सेम आ रहा है, रादर देन इट सम वेरिएशंस आर देयर, कुछ वेरिएशंस हैं, देन ऐसी परिस्थिति में हम ट्राइनोमियल सिस्टम को लॉन्च करते हैं, वहां से नाम देते हैं, 3 वर्ड से मिलकर बना होगा नाम, वहां पर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो है वो सेम होंगे, देन वेराइटी में क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि इसका यूज सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के लिए ही किया जाता है ना, दो ऐसी स्पीसीज या 2 से ज्यादा ऐसी स्पीसीज जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, जहां पर हम वेरिएशन नहीं कर पा रहे हैं, स्पीसीज जिनकी सेम है लेकिन सब स्पेसिफिक जो बातें हैं वो अलग अलग है, देन ऐसी परिस्थिति में हम ट्राइनोमियल सिस्टम को लॉन्च करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो सिस्टम माना जाता है विच इज द बाइनोमियल सिस्टम। क्या है, बाइनोमियल सिस्टम। बाई का मतलब क्या होता है, काम वाली बाई नहीं बेटा, बाई मतलब दो, है ना, बायो में या साइंस में बाई का मतलब क्या होता है, दो, और नोमियल मीन्स नेम, ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग का नाम 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। ठीक है, जहां पर नेम ऑफ एवरी लिविंग विल बी कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, हर लिविंग का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, जिसमें से फर्स्ट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जेनेरिक नेम को, जैसे हम नेम ऑफ जीनस कहते हैं, और सेकंड नेम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्पेसिफिक नेम एपिथेट को, जिसे हम नेम ऑफ स्पीसीज भी कहते हैं, है ना, प्रजाति का नाम और जाति का नाम। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या, मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। यहां पर जो मैंजीफेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीनस को, द नेम ऑफ जीनस को, या जेनेरिक नेम इसको आप कह सकते हैं, और इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नेम ऑफ स्पीसीज को, जिसे आप स्पेसिफिक एपिथेट भी कह देते हैं, है ना। यहाँ पर एपिथेट वर्ड यूज करा जा रहा है, स्पीसीज स्पेसिफिक नेम के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज ना करके स्पेसिफिक एपिथेट वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी ने। तो एपिथेट जब दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, एपिथेट मीन्स क्या है, नेम ही है, राइट। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम किसको माना जाता है, कैरोलस लीनियस को। इनका वास्तविक नाम हुआ करता था कार्ल वॉन लीनी। क्या था, कार्ल वॉन लीनी। और ये बाइनोमियल सिस्टम से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपना नाम भी 2 शब्दों से मिलकर बना लिया, विच वॉज कैरोलस लीनियस, है ना, इट वॉज कैरोलस लीनियस। यदि मैं अमेरिका में पढ़ा रहा होता तो ऐसा बोलता, है ना, क्या बोलता, कैरोलस लीनियस। ओके, तो कार्ल वॉन लीनी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैरोलस लीनियस है। इनकी कई सारी बुक्स लिखी हुई है ना, ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। आप इन्हें छोटा मोटा साइंटिस्ट ना माने, है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम गोल्डन लाइन में लिखा जाए, ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे कैरोलस लीनियस। इनकी कुछ बुक्स हैं, जिनमें से जो नॉमेनक्लेचर रिलेटेड बुक्स हैं वो कौन सी है, सबसे पहले है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने दिए किसके नाम, प्लांट्स के। ये बुक कब पब्लिश हुई, 1 मई 1753 को। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के नाम वैलिड माने जाएंगे कब से, 1 मई 1753 के बाद में। यदि कोई नाम, द नेम गिवन बिफोर 1 मई 1753 विल नॉट वैलिड टुडे, आज के दिन वो वैलिड नहीं है। बात समझ में आई क्या, तो क्या बोला है, द नेम ऑफ प्लांट विल एप्लीकेबल आफ्टर 1 मई 1753, इस दिन के बाद ही प्लांट के जो नाम हैं वो वैलिड माने गए। बिल्कुल ऐसे ही सिस्टेमा नेचर का जो 10वां एडिशन है, द 10th एडिशन ऑफ अ बुक सिस्टेमा नेचर, जो कि पब्लिश कब हुआ, 1 अगस्त 1758 को। इसमें उन्होंने नाम दिए किसके, एनिमल्स के। तो आप एनिमल के नाम कब से वैलिड मानेंगे,
1 अप्रैल 1758, ठीक है, 1 अगस्त 1758, 1 अगस्त 1758 के बाद कोई नाम दिया गया है एनिमल का तो ही वो वैलिड है। अब यहाँ पर एक कितनी आसान सी बात लिख दी गई कि 10th एडिशन इसका मतलब क्या हुआ, 9 एडिशन तो पहले हो चुके हैं, है ना, सिस्टेमा नेचर 1, सिस्टेमा नेचर 2, सिस्टेमा नेचर 3 ऐसे आ चुके, 9 तक आ चुके। 10वें एडिशन में इन्होंने नाम दिए हैं किसके, एनिमल के, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कितनी ही बुक थी, हॉर्टस प्लांटिकस, है ना, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है। कैरोलस लीनियस के बाद में, कैरोलस लीनियस क्या उस समय सारे प्लांट के नाम दे पाए थे, सारे एनिमल के नाम दे पाए थे? अब कैरोलस लीनियस साहब तो चले गए, तो फिर उसके बाद नाम कौन देवे? तो क्या बोला, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया विच वॉज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ कैरोलस लीनियस, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप ही को अब आगे के सभी नाम देने हैं। इसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन था कौन, आईसीबीएन। इन आईसीबीएन वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको प्लांट्स के साइंटिफिक नेम देने हैं, है ना। आईसीबीएन का फुल फॉर्म एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसके नाम देने की, प्लांट्स के। वैसे ही आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसकी, एनिमल्स के नाम देने की। ऐसे वायरस के नाम देने हैं तो आईसीवीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। फिर ऐसे ही बैक्टीरिया के नाम देने हैं, देन इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, आईसीएनबी। ऐसे ही आईसीएनसीपी, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका कल्टीवेशन करते हैं, खेतीबाड़ी में काम में लेते हैं, है ना। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हो जाए नोमेनक्लेचर, इसलिए कल्टीवेटेड प्लांट के नोमेनक्लेचर के लिए, एग्रीकल्चरल जो प्लांट होते हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज आईसीएनसीपी। आईसीबीएन के लिए कुछ ऑथेंटिक बातें हैं, वो भी हमें याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम आईसीबीएन पब्लिश कब हुआ, 1961 में। फिर उसके बाद में 12th इंटरनेशनल कांग्रेस जो कि लेनिनग्रेड रशिया में है, वहां पर हुआ। वहां कब हुआ ये काम, 1975 में। यहां पर कुछ करेक्शन किए गए, आईसीबीएन के रूल्स में कुछ बदलाव किए गए। बाद में इसे रीपब्लिश किया गया कब, 1978 में। इस हिसाब से आईसीबीएन कितनी बार पब्लिश हुआ है, 2 बार, है ना। कब कब, एक तो 1961 में और दूसरा 1978 में, ठीक है। 1975 में क्या हुआ था, तो 12th इंटरनेशनल कांग्रेस हुआ था। कहाँ हुआ था, लेनिनग्रेड, जो कि कहाँ पर है, रशिया में है। यहाँ पर इसके रूल्स में थोड़े से बदलाव किए गए, ठीक है, कुछ करेक्शंस जो थे वो करे गए। यहाँ पर आईसीबीएन के जो रूल्स हैं वो क्या क्या है, द रूल्स ऑफ द आईसीबीएन, ठीक है। इससे पहले हमें एक और चीज जान लेनी है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी नहीं लिखा है कहीं, मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यहाँ पर देख ले। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, कलर चेंज कर दे। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, किसे प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता का नियम। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, प्राथमिकता का नियम। क्या होता है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, एक तो ए है और दूसरा बी है। ये किसी प्लांट का नाम देता है, नाम किसका देना है बेटा, प्लांट का नाम देना है, ठीक है। ए ने प्लांट का नाम दिया, एक सी और ले लेते हैं, है ना। 3 साइंटिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट जो किसी प्लांट का नाम दे रहे हैं, अभी प्लांट ही लिख देते हैं। एक ही नाम, एक ही प्लांट है जिसके कोई 3 अलग अलग साइंटिस्ट है, 3 अलग अलग नाम दे रहे हैं। एक तो करता है, इसका जो नाम दे रहा है वो दे रहा है 4 अप्रैल 1972 को। बी जो है इसका नाम देता है 13 मई 1705 को, और सी जो है इसी का नाम देता है 24 अक्टूबर
1984 को। ठीक है, अब पूछा जाए कि किसका नाम वैलिड माना जाएगा, किसने जो नाम दिया है वो मान्य है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है, जिसने पहले दिया है उसका नाम वैलिड कर दो। यस और नो? जो पहले आया वो पहले पाओ, ऐसा ही रूल होता है। इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, ये बोलो 1705, 1705, ये सबसे पहले, इसने सबसे पहले दिया होगा। अरे बोलो ना। लेकिन बात यह है कि ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इस समय तो शायद रूल्स ही नहीं लिखे गए थे। यार आप कैरोलस लिनियस की बात भी मान लो तो भी वो 1753 में प्लांट के लिए नोमेनक्लेचर रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बुक पब्लिश हुई थी, है ना, स्पीसीज प्लांटरम। तो ये तो संभव नहीं है। 1705 ये तो रूल्स आने से पहले ही दे दिया गया, तो इसको हम नहीं कहेंगे। फिर बोला गया इसमें से किसको वैलिड माना जाएगा, तो 1972 और दूसरा आ रहा है 1984। तो जिसने पहले लिखा है उसको वैलिड मानेंगे। क्या 84 वाला वैलिड होगा? नहीं, इस बार हम वैलिड किसको करेंगे, 4 अप्रैल 1972। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। बात समझ में आई क्या? बोलो। मतलब 1961 के बाद में जिसने सबसे पहले नाम दिया है उसका नाम वैलिड माना है ना। द नेम गिवन आफ्टर 1961 which is first will be the scientific will be valid, वो वैलिड माना जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो दो डिफरेंट प्लांट है जिनके अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नाम देते हैं, तो उसे वैलिड माना जाएगा जो 1961 के बाद में सबसे पहले दिया गया। ठीक है, अब आते हैं रूल्स पे। रूल्स ऑफ आईसीपीएम, कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, हम उन्हीं रूल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, द नेम ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। पहला नियम क्या कहता है कि हर किसी लिविंग का नाम, हर प्रत्येक सजीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, जिसमें फर्स्ट जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, जेनेरिक नेम को, और सेकंड वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। जेनेरिक नेम जिसे आप नेम ऑफ जीनस कहते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट मींस जिसे आप नेम ऑफ स्पीसीज कहते हैं। ऐसा होगा। ठीक है, जैसे गार्डन पी का साइंटिफिक नेम। अभी तक आपको ऐसे ही नाम सुझाए जा रहे हैं जिनके बारे में आप सुन चुके हैं, है ना। गार्डन पी आपने 10th क्लास में सुन लिया था, यस और नो। मेंजिफेरा इंडिका आपने कहीं ना कहीं पहले सुन लिया है। इसीलिए ऐसे ही नाम बताए जा रहे हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है ना। तो गार्डन पी जिसको उद्यान मटर कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम क्या है यहाँ पर, जेनेरिक नेम है, और सेटाइवम क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ऐसे ही माइमोसा प्यूडिका, माइमोसा प्लांट सुना है 10th क्लास में, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, वहां पर लिख रखा है उसका साइंटिफिक नेम विच इज माइमोसा प्यूडिका। बोलो, मतलब मौसी के हस्बैंड को क्या कहते हैं, मौसा, है ना। मौसा किसका, अपना खुद का, देन माई मौसा। और मौसा जी को आदत है, बोलो, तो क्या कहेंगे, माई मौसा टू पुडिका। यस और नो, देन इट विल बी माइमोसा प्यूडिका। जहां पर माइमोसा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रजाति को, और प्यूडिका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को, जिसे हम नेम ऑफ स्पीसीज कहते हैं। बात समझ में आ गई? पहला रूल, फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल क्या कहता है कि जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी रिमेनिंग लेटर स्मॉल होने चाहिए, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट के सभी वर्ड स्मॉल होने चाहिए। रूल क्या लिखते हैं कि the first letter of generic name must be kept in capital letter while remaining in small, while all the letter of specific epithet should be in the small letter। ठीक है, अब यहां पर दो चीजों को मैंने अंडरलाइन भी कर रखा था पहले से ही। एक जगह मैंने मस्ट वर्ड यूज किया है और दूसरी जगह हमने शुड वर्ड यूज किया है। इसका मतलब मस्ट वाला तो मस्ट ही है। अरे मस्ट वाला मस्त है नहीं, मस्ट वाला तो क्या है, मस्ट ही है कि ऐसा तो होना ही होना चाहिए।
लेकिन जहां शुड है वहां पर थोड़ी सी गुंजाइश है कि रूल में फेरफार करा जा सकता है। ये सुनो, तो जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर तो हमेशा 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 कैसा होगा? कैपिटल ही होगा। लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा 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 स्मॉल हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए अगला रूल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बात हम बाद में देख लेते हैं, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपने रोज का साइंटिफिक नेम क्या लिखा है? रोजा इंडिका। यहाँ पर जो रोज है उसका आर क्या लिखा है? कैपिटल। बाकी सभी लेटर क्या है? स्मॉल। जबकि इंडिका के सभी लेटर कैसे लिखे हैं? स्मॉल लिखे हैं। फिर आप देखो मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम थोड़ी देर पहले आया था, मेंजिफेरा इंडिका। एम कैपिटल लिखा है क्या? बाकी सभी क्या लिखे हैं? स्मॉल। वैसे इंडिका क्या लिखा है? स्मॉल। ऐसे ही ग्रेम, चना, साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइसर एरेटिनम। यहाँ पर सी जो है वो कैपिटल लिखा है, एरेटिनम का ए जो है वो स्मॉल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रूल बना कि जब आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर तो कैसा होगा? कैपिटल होगा। बाकी सारे लेटर कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। जबकि स्पेसिफिक एपिथेट के सारे लेटर कैसे होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। लेकिन वहां एक कंडीशन है। क्या कंडीशन डाली गई है? कि यदि किसी स्पीसीज का नाम स्पेसिफिक एपिथेट किसी साइंटिस्ट के नेम पर आधारित हो, है ना, साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड हो, देन ऐसी कंडीशन में फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट भी कैपिटल लिखा जा सकता है। ठीक है, क्विलवर्ट एक टेरिडोफाइट है, त्रिअंगी जिसको हम कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? आइसोइटिस पेंटाई। यहाँ पर पेंटाई का पी हमने कैपिटल लिखा, इसका मतलब ये जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कि ये साइंटिस्ट का कोई नाम है, उसी पर बेस्ड है, इसलिए इसका हमने फर्स्ट लेटर क्या लिख दिया है? कैपिटल लिख दिया है। यस और नो? अगला क्या रूल है? अगला रूल है ऑल द साइंटिफिक नेम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, है ना। हर एक साइंटिफिक नेम जो है वो डिराइव होना चाहिए किससे? या तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए या फिर लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये दोनों की दोनों कैसी है? डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज किसको कहते हैं? जो लोकल कन्वर्सेशन में अभी यूज नहीं करी जा रही, जिनमें कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं क्या? डेड लैंग्वेज। अब इन ग्रीक और लैटिन में भी ज्यादा बेटर कौन माना जाएगा? लैटिन। ठीक है, यदि कहीं दोनों ऑप्शन मिल जाए और बोथ एंड भी ना हो तो हम लैटिन वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है क्या? क्योंकि एनसीईआरटी में लैटिन को मेंशन करा गया है। अकेशिया प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अकेशिया इंडिका। ठीक है, अकेशिया में एक कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है। स्पेसिफिक एपिथेट के सारे लेटर हमने क्या लिखे हैं? स्मॉल लिखे हैं। और अकेशिया और इंडिका दोनों ही लैटिन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, जब आप हाथ से लिखते हो या फिर कंप्यूटर किसी टाइपराइटर से टाइप करते हो, ऐसी कंडीशन में हर एक नाम, हर एक वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना है सेपरेटली मींस क्या? जेनेरिक नेम को अलग अंडरलाइन करोगे और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अंडरलाइन करोगे। ठीक है, जैसे वीट का साइंटिफिक नेम क्या लिखा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम को अलग अंडरलाइन किया गया है और एस्टिवम को अलग अंडरलाइन किया गया है। लेकिन जब प्रिंट हो रहा हो कहीं, देन इसे इटलाइज्ड करना है। इसका मतलब इसे तिरछा छापना है। ठीक है, आप देखो आपकी बुक में कई सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं साइंटिफिक नेम के, उनमें इटलिक्स में लिखा गया है। साइंटिफिक नेम को क्या लिखा, किस में लिखा गया है? इटलिक्स में, है ना। मैं एक एग्जाम्पल भी अक्सर पूछता हूँ, प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम में फर्क क्या है बताओ आप, है ना। एक प्लाज्मोडियम जो दिया गया है स्पोरोजोआ में, वहां पर प्लाज्मोडियम का नाम तिरछा लिखा गया है। वहीं आप देखोगे एक प्लाज्मोडियम दिया है स्लाइम मोल्ड्स में, वहां पर प्लाज्मोडियम को लोकल नॉर्मल सीधा ही लिखा गया है। ठीक है, तो उन दोनों में फर्क क्या है? नहीं बता पाते स्टूडेंट। लेकिन एक प्लाज्मोडियम किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मल्टी सेलुलर स्टेज है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और दूसरा जो प्लाज्मोडियम है जहां तिरछा छापा गया है वो किसी लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि किसी साइंटिफिक नेम को आप क्या लिखोगे? या तो इटलाइज कर दो, प्रिंट कर देता है, या फिर हाथ से लिख दो। मैं हर बार हाथ से लिख रहा हूँ, देन ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया है? हर एक नाम को अलग अलग अंडरलाइन किया है। यस और नो? अगला रूल क्या है? यदि कोई साइंटिस्ट, इफ अ साइंटिस्ट वांट टू गिव देयर नेम विद द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, प्लांट के साइंटिफिक नेम के साथ साइंटिस्ट अपना नाम भी देना चाहता है, तो उसका नाम लिखा जाना चाहिए आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज नाम के बाद में दिया जाना चाहिए, शॉर्ट में दिया जाना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? अब नेम ऑफ साइंटिस्ट को न तो आप इटलिक्स में छापोगे और न ही आप उसे अंडरलाइन करोगे। ठीक है, क्या बोला रूल? क्या बोलता है कि यदि कोई साइंटिस्ट अपना नाम भी जोड़ना चाहता है किसी प्लांट के साइंटिफिक नेम के साथ में,
तो उसे कब लिखना है? स्पीसीज नाम के बाद में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, पूरा कंप्लीट नाम नहीं लिखना है। क्या इसे हमने अंडरलाइन किया है? नहीं, और इसे इटैलिक्स में भी नहीं डालना है ना। लीनियस साइंटिस्ट थे, इस बात को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या लिखा है रोज का साइंटिफिक नेम? रोजा इंडिका। जहां आगे क्या लिख दिया हमने? लिन, और लिन किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियस को। अब कुछ बुक है ऐसी, गुजरात बोर्ड की बुक देखी मैंने, वहां पर लिन की जगह पे एल ही लिखा है, मेंजीफेरा इंडिका एल लिखा है। तो वहां एल तो एल फोर तो कुछ भी हो सकता है ना, एल फोर लालू राम भी हो सकता है, लल्लू लाल भी हो सकता है, लामार्क भी हो सकता है, लीनियस भी हो सकता है। इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना है ना। शॉर्ट का मतलब भी होता है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है ना, सामने वाले का नाम क्या हो सकता है। यदि कोई साइंटिस्ट किसी प्लांट का गलत नाम प्रोवाइड करवा देता है, देन इसका मतलब हिज ऑब्लिक हर का नाम लिखा जाना चाहिए आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज इन शॉर्ट, शॉर्ट में लिखा जाना चाहिए। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने सुधार किया है, हु करेक्टेड, उसका नाम लिखा जाना चाहिए आफ्टर ब्रैकेट इन फुल लेंथ। शॉर्ट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे उस साइंटिस्ट का नाम जिसने क्या दिया है? गलत नाम। कब लिखोगे? स्पीसीज नाम के बाद में लिखोगे। और जिसने करेक्ट दिया है, करेक्ट कर दिया है, उसका नाम ब्रैकेट के बाद में लिखोगे और फुल लेंथ में लिखोगे। जैसे यहां पर शुगा कैनेडेंसिस करके एक नाम दिया है ना, शुगा कैनेडेंसिस, ये पाइनस कैटेगरी के हैं। देन शुगा कैनेडेंसिस लीनियस लिखा है, देन सैलिसबरी लिखा है। तो लीनियस कौन है? वो हैं जिन्होंने इसका गलत नाम दिया था, है ना। क्या लिखते हैं? साइंटिस्ट हु प्रोवाइड रॉन्ग नेम, उन्होंने क्या दिया था? रॉन्ग नेम। तो इसमें सुधार किसने किया था? सैलिसबरी नाम के साइंटिस्ट ने। तो हम क्या कहेंगे? सैलिसबरी साइंटिस्ट हु करेक्टेड इट, है ना, उन्होंने क्या किया है? सुधार किया है। तो लीनियस ने इसका नाम क्या दिया था जो कि गलत था? वो नाम था पाइनस कैनेडेंसिस। लीनियस ने इसको एक अलग जीनस में रख दिया था। लीनियस प्रोवाइड इट्स नेम एज पाइनस कैनेडेंसिस, जो कि कैसा था? रॉन्ग था, है ना, विच वॉज रॉन्ग। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो भाई। ओके, इसमें डबल डबल हो रखा है क्या? हैं? सेवन जा नहीं रहा है क्या? क्यों नहीं जा रहा? ये सेवंथ है। अब हर किसी में सेवंथ क्यों आ रहा है? हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम। यही है क्या? देखो, ताकत तो है भाई भगवान के नाम में। सीताराम बोलते ही सही हो गया सब, नहीं क्या? चलो देखो, अगला रूल क्या है? इन साइंटिफिक नेम देयर मस्ट बी 3 to 12 लेटर्स। किसी साइंटिफिक नेम में कम से कम तो 3 लेटर और ज्यादा से ज्यादा 12 लेटर होने चाहिए। मतलब क्या है कि साइंटिफिक नेम न तो बहुत छोटा होना चाहिए और न ही बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स साइंटिफिक नेम नाइदर बी टू लॉन्ग नॉर बी टू शॉर्ट। मतलब न तो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। जैसे तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑसिमम सैंक्टिटम। यहाँ पर ओसिमम में आप देख लो तो वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 3 वाइल लेस देन 12। ठीक है नहीं? हर जगह ऐसा है। अनियन में एलियम सेपा, पटेटो में सोलेनम ट्यूबेरोसम, काउंट करेंगे तो उतने ही आएंगे। इसका एक एक्सेप्शन डाल दिया हमने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? ऑसिमम। ऑसिमम साइंटिस्ट का नाम नहीं है, साइंटिफिक नेम। किसी भी साइंटिफिक नेम में 3 से 12 अक्षर होने चाहिए, है ना।
लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, रिक्सिया। रिक्सिया का एक स्पीसीज है, नाम दिया है रिक्सिया पठानकोटेंसिस। इस पठानकोटेंसिस में आप वर्ड काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 14, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर। लेटर कितने मिलेंगे, 14। तो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग ये नाम वैलिड नहीं है। आईसीबीएन क्या बोलता है कि भाई साहब 12 लेटर होने चाहिए थे, इसमें 14 है, इसलिए नाम वैलिड नहीं है। तो आईसीबीएन चिल्लाया जाके रिक्सिया पठानकोटेंसिस के सामने और ये बोला, ओ भाई तेरा नाम वैलिड नहीं है, तो मेरे रूल के अंदर फिट नहीं बैठता। तो रिक्सिया पठानकोटेंसिस ने क्या बोला होगा, जाना भैया, तुझे पता है मेरा नाम किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने, है ना, तुम्हारे अब्बू जान ने। तुम्हारे जो रूल है ना वो सारे के सारे उन्हीं पे भेज दिए और वो देके चले गए, तो आप हमारा नाम बदल नहीं सकते। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन दिस नेम इज इनवैलिड, this name is not valid according to ICBN, but this name was given before 1961. रिक्शिया पठानकोटेंसिस आईसीबीएन को बोला, बेटा तू पैदा नहीं हुआ था ना तब मेरा नाम दे दिया था कैरोलस लीनियस ने, यस और नो, इसलिए आप हमारा नाम नहीं बदल सकते। होता ना कई बार, आप जैसे मोबाइल चला रहे हो, आप ये बता रहे हो पापा दादा इसमें ऐसे होता है, और दादा बोले अब साले तू मुझे सिखाएगा कैसे होता है ना, तेरा बाप का भी बाप हूं मैं, हैं, तू सिखाएगा कैसे होता है, चल साइड में। हालांकि उनको नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उनको बदल नहीं सकते, है ना। देयर इज नो ऑप्शन टू रिप्लेस हिम ऑब्लिक हर, मतलब जरूरी थोड़ी दादा ही सर्वाइव कर रहे हो, दादी भी तो हो सकती नहीं, क्या दुखी तो किसी भी तरीके से हो सकता है इंसान ना। एक अगला रूल क्या है, पुनर्नाम मीन्स ट्यूटोनिम्स। ट्यूटोनिम्स आर नॉट वैलिड इन आईसीबीएन। आईसीबीएन कहता है कि आप ट्यूटोनिम्स नहीं कर सकते। ट्यूटोनिम्स मतलब होता है पुनर्नाम। पुनर्नाम का मतलब क्या है, जब नेम ऑफ जीनस और नेम ऑफ स्पीसीज क्या हो, सेम हो, इसे हम कहते हैं ट्यूटोनिम्स। देन ये वैलिड नहीं है आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, लेकिन आईसीजेडएन बोलता है चला लेंगे, है ना। आईसीबीएन क्या बोलता है, चला लेंगे, आप ट्यूटोनिम्स लाओ, हमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ट्यूटोनिम्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मैंगो का साइंटिफिक नेम सपोज ऐसे लिखते हैं मेंजिफेरा मेंजिफेरा, तो आईसीबीएन बोलता है नहीं भाई साहब ऐसा नहीं चल सकता, है ना, ये नहीं वैलिड नहीं है। ये मींस नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज कैन नॉट बी सेम इन आईसीबीएन, लेकिन आईसीजेडएन क्या बोलता है, चला लेंगे, ठीक है। क्या है, नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है, इंडियन किंग कोबरा, है ना, जो काला नार सांप होता है, अपने राजस्थान में काला नार सांप बोलते हैं, है ना, इंडियन किंग कोबरा, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तू ना जा, ना जा, यस और नो। लेकिन हम तो बोलते तू चला जा, है ना, हम कभी नहीं बोलते कि तू ना जा। रेटस रेटस रेट का साइंटिफिक नेम है, इग्मा इग्मा लिजर्ड का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्यूटोनिम्स जो हैं वो वैलिड हैं आईसीजेडएन में। टाइप स्पेसिमेन और हर्बेरियम शीट ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट मस्ट बी प्रिपेयर एंड सबमिट टू द हर्बेरियम गार्डन। ये लास्ट रूल है, जो प्लांट जिसका आप हर्बेरियम शीट बना सकते हो उसका हर्बेरियम शीट बनाएं, जिसका हर्बेरियम शीट नहीं बनाया जा सकता उसका टाइप स्पेसिमेन तैयार करें और उन्हें सबमिट करवाएं, कहां पर, हर्बेरियम गार्डन में। हर्बेरियम गार्डन पहले सिलेबस में हुआ करता था, म्यूजियम पहले सिलेबस में हुआ करता था, जूलॉजिकल पार्क पहले सिलेबस में हुआ करते थे, है ना, बॉटनिकल गार्डन पहले सिलेबस में हुआ करते थे, वो सब हट गए हैं। लेकिन आईसीबीएन के रूल में हर्बेरियम शीट का जिक्र किया गया है। इसका मतलब इन एब्सेंस ऑफ हर्बेरियम शीट द नॉमेनक्लेचर विल नॉट वैलिड। यदि आप किसी प्लांट को डिस्कवर करते हैं और उसकी हर्बेरियम शीट तैयार नहीं करते हैं तो फिर इस केस में आपका नॉमेनक्लेचर वैलिड नहीं होगा। इसी के साथ जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं आईसीबीएन के वो सारे खत्म हो जाते हैं, है ना। फिर हम अगला जो सेक्शन है द लिविंग वर्ल्ड का, उसमें हम जो रूल्स के बाद वाली बातें हैं क्लासिफिकेशन को लेकर, हमने यही तो देखने थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो अब हम जिस स्टेप पे बढ़ेंगे इट विल बी क्लासिफिकेशन, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट सन पे। अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट सन पे। तब तक के लिए राधे राधे।